अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज लाहौर का दौरा किया है और उस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने दौरे के मौके पर उन्होंने जहां एक तरफ पंजाब में लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को, इस हिकमत अमली को मुस्तरद किया, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि SOPs पर अमल दरामद को हमें यकीनी बनाना होगा और सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाना होगा। लेकिन हम ये देखते रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान लॉकडाउन भी लगा। उस लॉकडाउन के अंदर रहते हुए शहरियों ने उस तरह से एहतियात नहीं कही। सिर्फ हमें 2 हफ्तों का जो लॉकडाउन है वो किसी हद तक सख्त दिखाई दिया। अब जब लॉकडाउन खुल चुका है तो ईद के दौरान भी हमने देखा कि अवाम ने किस तरह से उन SOPs की धज्जियां उड़ाई। प्राइम मिनिस्टर चूंकि बारहा कह चुके हैं कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने उस तरह से उस पर अमल दरामद नहीं किया और ना ही रियासत और इंतजामिया को हमने देखा कि सख्ती से उन्होंने अमल दरामद करवाया हो। इस बार आज चूंकि फिर उन्होंने इसी हवाले से बात की है, तो क्या ये इस बार भी एक महज धमकी साबित होगी या हम देखेंगे कि अवाम जो है वो SOPs पर अमल दरामद करेंगे, रियासत और इंतजामिया उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करेगी। प्रोग्राम की दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कल जो बजट पेश किया गया उस हवाले से कि जो कल बजट पेश किया गया है उस पर रवायती तौर पर अपोजिशन ने एक बार फिर से उसे मुस्तरद किया है। लेकिन ना सिर्फ अगर हम अपोजिशन की बात करें, दीगर तमाम कारोबारी हलकों की बात करें, बड़े ताजरों की बात करें, उनकी जानिब से भी इस बजट को मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि ये बिजनेस फ्रेंडली जो बजट है वो नहीं है, यहां तक कि जो आवाम दोस्त बजट होता है ये वो भी नहीं है। तो फिर इसमें हुकूमत ने फोकस किस शोबे पर किया? बहुत सारे ऐसे शोबे हैं कि जहां पर हुकूमत की तरजीहात सरे फहरिस्त होनी चाहिए थी, वहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या ये भी एक रवायती बयान है कि कुछ भी कर लो तो कम पड़ जाएगा? इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे उन सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के हवाले से कि जिनमें इजाफा नहीं हुआ और साथ ही साथ उन पेंशनर्स के हवाले से भी कि जिनकी पेंशन्स के हवाले से उन्हें कोई पॉजिटिव रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर हम तनख्वाहों के हवाले से बात करें तो महंगाई के दौर में किसी हद तक एक सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह पर तकिया कर सकता है, लेकिन अगर पेंशनर्स के हवाले से बात की जाए तो उनकी जो पेंशन होती है वो एक सरकारी मुलाजिम की किसी भी तनख्वाह से बहुत कम दर्जे के हवाले से सामने आती है, तो उसमें गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो क्या वाकई सरकारी मुलाजिमीन के साथ भी ज्यादती हुई और पेंशनर्स के साथ भी जो है उन्हें भी कोई पॉजिटिव रिलीफ नहीं मिला? और आखिर में कुछ अहम स्कैंडल्स का हम जिक्र करेंगे, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, IPPs, पेट्रोल बहरान, इन तमाम स्कैंडल्स के हवाले से जो कि PTI गवर्नमेंट में एक बार फिर से सर उठाते एक के बाद दीगर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में या मौजूदा दिनों में जो हुकूमती रियासत के उमूर हैं उन पर उनका चलना बहुत मुतासिर हो रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन और तजियाकार समर अब्बास साहब। समर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तजियाकार मोना आलम साहबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज के अल्फाज में एक बार फिर से अवाम को समझाने की, तलकीन करने की कोशिश की है, जरा सुनिए। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज को बंद करेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब वॉलंटियर्स के जरिए हम पूरी कंप्लायंस यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कुछ हॉटस्पॉट्स को हमें बंद करना होगा, लेकिन सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। समर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इससे पहले भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अवाम के कानों पर जू तक ना रेंगी। आपको लगता है कि इस बार भी ये महज एक धमकी, एक वार्निंग साबित होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं? देखिए ज़रिया, अब ये मामला इतना आसान नहीं है सिर्फ अवाम पे डाल देना। और आज जब 1,29,000 केसेस हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर अगर आप अमवात देखें तो तकरीबन 2300 तक पहुंच चुकी हैं, अब जाके इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब मुझे सख्ती करना पड़ेगी। ये अब बहुत ताखीर नहीं होगी खान साहब आपको ये कहते हुए कि अब मुझे सख्ती करना पड़ेगी? ये सख्ती तो आपको पहले दिन से करनी चाहिए थी। ये नज़र आ रहा था कि लोगों ने ताउन नहीं करना, अपने मार्केट्स खोल दी, सारा कुछ आपने खोल दिया और गैर एलानिया तौर पर तो आप लग ये रहा था कि जैसे आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। 1,29,000 केसेस होने के बाद खान साहब का यह कहना है कि अब हमें सख्ती करना पड़ेगी। मेरे ख्याल से खान साहब ने काफ़ी ताख़ीर कर दी है, लेकिन बहरहाल सख्ती किए बगैर और जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किए बगैर इस वायरस की रोकथाम जो है वो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। जो लॉकडाउन एडवाइस किया जा भी रहा था, आपको WHO की तरफ से भी एक रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, तजवीज़ दी थी कि आप
इंटरमिटेंट लॉकडाउन करें, यानी वक्फे वक्फे से आप लॉकडाउन करें, 14 दिन का लॉकडाउन करें, फिर 1 हफ्ता ना करें, फिर 14 दिन का कर दें। उससे फ़ायदा ये होता कि आपका केसेस का स्प्रेड रुक जाता। इस वक्त हम तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं, उस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जिससे खबरदार कर रहे थे आपके हेल्थ केयर वर्कर्स और जितने भी आपके एक्सपर्ट्स थे कि अब वो वक्त आ रहा है, सेचुरेशन आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर नज़र आ रही है कि जो सरकारी अस्पतालों में अब मज़ीद गुंजाइश लगता है कि कम होती जा रही है और आइंदा कुछ दिनों में या चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल वो पॉइंट आ चुका होगा, सेचुरेशन पॉइंट, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर जो खान साहब बात करते हैं उनका कंसर्न अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपने तवाज़ुन की जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको मईशत पे, इंसानी ज़िंदगियों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। आपने तवाज़ुन रखना है मईशत के अंदर, गुरबत के अंदर और कोरोना वबा में लोगों की के इन्फेक्ट होने के मामले पे, लेकिन मेरे ख्याल से इस तवाज़ुन में आपको तरजीह देनी चाहिए इंसानी ज़िंदगियों को। और ये ज़िंदगियाँ रहेंगी, इंसान रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे तो तभी जाके आपकी कल को मईशत भी दोबारा से चल सकेगी। फ़िलहाल इस वक्त जो पॉलिसी है वो बड़ी कंफ्यूज पॉलिसी है। आज फिर खान साहब कह रहे थे कि टाइगर फोर्स जो है अब वो SOPs पे अमल दरामद करवाएगी। यहाँ पे मसला क्या है ज़रा आप, मसला ये है कि आप फैसला कर लेते हैं, कोई आप डिसीजन ले लेते हैं, बाद में आप देखते हैं कि इस डिसीजन जो हमने लिया है इसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या इसके नुकसानात होंगे। आपने टाइगर फोर्स बना दी, जब आपने लॉकडाउन ही नहीं करना तो फिर टाइगर फोर्स का क्या मकसद है। कभी आप कहते हैं कि टाइगर फोर्स जाके लोकस कंट्रोल के हवाले से जो टिड्डी दल के मामले पे जाके मदद करे, कभी आप कहते हैं कि टाइगर फोर्स जो है वो SOPs पर अमल दरामद, कभी आप कहते हैं कि टाइगर फोर्स जाके यूटिलिटी स्टोर्स पे खड़ी हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही ये पॉलिसी इतनी कंफ्यूज क्यों है। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर और अवाम को आप मरूद इल्ज़ाम ना ठहराएं कि जब आप पिछले हफ्ते भी हाथ साहब कह रहे थे कि अवाम जो है वो सीरियस नहीं ले रहे इस वायरस को। अवाम अगर सीरियस नहीं ले रहे तो उसके भी जिम्मेदार आप लोग ही हैं। आपका काम था अवाम को अवेयर करना इस सूरत हाल से, इसकी संगीनी से। आज 50% के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जो नहीं समझते कोरोना को सीरियस मसला। जब वो कोरोना को सीरियस मसला ही नहीं समझेंगे तो SOP पे अमल दरामद कैसे करेंगे। तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे ही आती है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन की तरफ खान साहब को जाना चाहिए था। ज्यादा नहीं, हफ्ते का लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, उसके बाद फिर थोड़ी नरमी कर लें ताकि लोग थोड़ा बहुत थोड़ा उसको कम किया जाए जिस तरह से तेजी से वायरस फैल रहा है। नज़ीर लगारी साहब, जो आज बयान दिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये बयान फिर सिर्फ एक धमकी की हद तक रह जाएगा या प्रैक्टिकली कोई सख्ती होती दिखाई देगी? सख्ती कर तो सकते हैं और सख्ती अगर करना चाहें, लेकिन सख्ती का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? जो इंस्ट्रूमेंट है मुझे तो उससे खतरा हो गया। पहले मैं उसे समझता था कि फजूल एक्सरसाइज है और अब भी वो फजूल एक्सरसाइज है कि इन्होंने जो है वो एक फोर्स बना दी है टाइगर वाइगर की और टाइगर को करेगी कुछ नहीं। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि टाइगर जो है वो सबसे पहले कोरोना के शिकार होंगे, इसलिए कि उनको उस महाज पर खड़ा कर रहे हैं जिस महाज की उन्हें ट्रेनिंग नहीं है और वैसे भी वो किसी की ओनरशिप में नहीं है। क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कबूल कर लेगी कि जनाब ये हमारे पालतू नौजवान बड़े प्यारे महबूब मीठे प्यारे अच्छे हुकूमत की तरफ से अतिया करदा ये हमारे लिए आगे बढ़कर खड़े हो जाएं एक कोविड-19 के आगे और एक सब बस्ता हो जाएं तो क्यों खड़े हो जाएंगे? और अगर पता चलेगा कि उनमें ही फैलना शुरू हो गया है चूंकि वो फ्रंट पर हैं, भाई जो पहले लोग फ्रंट पर हैं उनको तो देखें, पुलिस के बहुत से लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है वो फ्रंट लाइन पर आपके डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो शिकार हो रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट शिकार हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट शिकार हो रहे हैं कि आपको हैरत होती है। अब आप इनको टाइगर्स को ले जा रहे हैं कि टाइगर जो है वो सारी सूरत को संभालेंगे, टाइगर शिकार होंगे इसका। आपने पता नहीं कितनी भर्तियां कर ली और क्यों कर ली हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई अगर ये चीज जो आपने की है क्या स्टेट विद इन स्टेट आप खुद बना रहे हैं? अगर स्टेट के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, स्टेट के दीगर इदारे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद है, आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, आपके पास फौज मौजूद है, आपके पास बैरिया और फिजाइया की फौज मौजूद है, इतनी बड़ी आपके पास नफरी मौजूद है, तो आपने लॉ इन्फोर्समेंट की तरह का एक अमल है कि जी आप जो है लोगों से SOPs पर अमल करवाएं। तो लोग अभी तक पुलिस की बात नहीं सुन रहे हैं तो आपके शहजादों की बात सुनेंगे, जो आपने टाइगर भर्ती कर रही है इनकी बात सुनेंगे, जिनके पास कोई अखलाकी कोई कानूनी कोई लेजिस्लेशन किसी किस्म की कोई उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। एक इलीगल किस्म की कोई आपने फोर्स खड़ी की है और ये फोर्स जो है जाकर खड़ा करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है कि आप अगर लॉकडाउन की तरफ ये जो अभी तजवीज दी गई है कि भाई आप 1 हफ्ता लॉकडाउन करते, 2 हफ्ते के लिए आप फिर खोल देते और फिर आप अंदाजा लगाते कि जनाब इससे क्या हुआ, कितनी कमी वाकई हुई है।
ठीक है रगारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर को अपनी हुकूमत अमली पर जरा गौर फिक्र करना होगा। और रही बात इस बात की कि SOPs पर अमल दरामद होता है या नहीं, तो आपने कहा कि पहले नहीं हुआ तो इस बार अभी दिखाई नहीं दे रहा। मोना, लगता है आपको कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अवाम से बात की, अवाम कान धरेंगे इसके ऊपर, और ये सिर्फ एक महज धमकी होगी, रियासत भी कुछ सख्ती नहीं दिखाएगी? ज़रिया, मुझे लगता है जो WHO ने पाकिस्तान को खत लिखा है वो अलार्मिंग, और उसमें ये पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जो लॉकडाउन को रिलैक्स करने से पहले जो हमारी प्री कंडीशंस थी, प्री रिक्विजिट्स थी, वो तो पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। उनको पूरे किए बगैर हमने लॉकडाउन को रिलैक्स कर दिया, और इंटरमिटेंट लॉकडाउन जैसे भी समर बता रहे थे उसकी उन्होंने तजवीज़ दी है। खैर, मुझे थोड़ी सी ये बात हैरत अंगेज लगती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस खत के बाद 2 मरतबा कौम से खिताब किया, लेकिन कभी इस खत का जिक्र नहीं किया कि इस खत पे उनकी हुकूमत क्या सोच रही है या नहीं सोच रही। मतलब WHO एक बड़ा इदारा है, अगर वो इस तरह का खत लिख रहे हैं पाकिस्तान को तो एटलीस्ट उसका तज़किरा तो होना चाहिए। खैर, ये वही वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए, कि अब एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर एक सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ उन्होंने कहा है हम बढ़ रहे हैं, और ये उन्होंने अनाउंस आज किया है, जबकि ये सिलेक्टिव लॉकडाउन तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं जारी है। कल इस्लामाबाद के बेशतर सेक्टर्स में लॉकडाउन लगा है। लाहौर में भी अब सुनने में आ रहा है कि बाकायदा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं शहर के, वो भी लॉकडाउन कर दिए जाएंगे। और कराची में भी सुनने में आ रहा है कि कोई 2 हफ्ते तक का लॉकडाउन सिंध हुकूमत के हवाले से, वो ये कोई हिकमत अमली है जो जिसके ऊपर वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको करना चाहिए। अपने केसेस वो बेहतर जानते हैं, और 18वीं तरमीम के बाद वो लोग खुद मुख्तार हैं कि इस हवाले से अपना खुद का फैसला कर सकें। तो लिहाजा ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं। अनाउंस हत्ता ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज किया है। मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि जो अब वो तकरीर करते हैं वज़ीर आज़म साहब, जैसे उन्होंने मास्क के हवाले से बताया या SOPs के हवाले से बताया, काश ये मार्च में उन्होंने अगर पहले तकरीर इस किस्म की होती और आवाम को इतने सख्त अल्फाज में कहा होता कि SOPs पर अमल दरामद हो, तो गालिबन आज हमारी ये सिचुएशन ना होती। हम वुहान को क्रॉस कर चुके हैं, और अब खदशा ये लग रहा है कि इटली को भी शायद हम जो है वो सख्त टक्कर देने वाले हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। तो और हमारी टैली इटली के आसपास है, एटलीस्ट जो रिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं उसके हवाले से। तो अब बात यह है कि जो SOPs की जो बात है, मैं आपके सवाल के जवाब में ये समझूंगी कि ये महज धमकी नहीं होगी इस मर्तबा। अच्छा। तमाम मेरी जो इससे पहले जो क्रिटिसिज्म है उसके बावजूद मैं समझूंगी कि इस मर्तबा ये महज धमकी नहीं होगी। हत्ता एक दफ़ा फिर से कहना चाहूंगी कि ये बात उनको पहले ईद के टाइम पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था, और उस वक्त उससे पहले, बल्कि उनके हुक्म से भी पहले, बाजारें, दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, मतलब यू नेम इट, सब सारी चीज़ें खुल गई थी, लोकल फ्लाइट्स तक खुल गई थी। और इतना बदकिस्मत हमने हादसा भी फिर देखा वहाँ एयर क्रैश का, तो ये तमाम चीज़ें खुल गई थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुली हुई हैं, जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उनके भी टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे, उनको कह रहे हैं आप घर पे जाके क्वारंटीन करें, और हमें आप पे भरोसा है कि आप करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कौम या हमारी आवाम इतने भरोसे के लायक है कि आप उनको कहें कि नहीं जी आप करेंगे और हमें आप पे भरोसा है। अंधा यकीन है, तो ये अंधा यकीन भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है इससे सिचुएशन अब बिगड़ नहीं सकती। जितनी सिचुएशन बिगड़ गई है, अगर ये इससे आगे आउट ऑफ हैंड गई तो इसमें यकीन करें कि कोई सिविल वॉर तक की कोई नौबत आ सकती है। कि अगर इस तरह से जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मार चल रही है, सरकारी अस्पताल में जगहें नहीं है ऑलरेडी, पहले ही बहुत पहले आज से काफी अस्पतालों ने पहले ही खबर आई कि जितने भी तमाम लाहौर के सरकारी अस्पताल हैं वहां पर वेंटिलेटर्स खाली नहीं हैं। तो यकीन तौर पर ये हमारे लिए अलार्मिंग क्वेश्चन है। जनरल साहब, अवाम गैर जिम्मेदाराना रवैया हमने देख लिया, जिसके बाद वाजे हो गए कि जो करना है वो रियासत ने करना है, इंतजामिया ने करना है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर का आज का बयान सिर्फ महज धमकी ही साबित होगी या होगा इस बार कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तवक्को की जा सकती है कि कुछ होगा, ये बड़ा लेट हो गया। सारा खेल इम्प्लीमेंटेशन का था, क्योंकि लोग तो सीरियस नहीं थे। आपको याद होगा कि लोगों में बहुत सारे लोग को, बल्कि मैंने तो पीछे गैल्प सर्वे देखा था, इसमें 64% वो कहते थे कि जी लोग मानते ही नहीं कि कोरोना भी कोई चीज है। तो जब लोग इस तरह की सोच रखते हों तो फिर तो नेचुरली वो वॉलंटरीली तो करेंगे नहीं। आप यूं पहले अज्यूम कर लीजिए कि 64% आबादी जो है मुल्क की, वो कोई एहतियाती तदबीर नहीं करेगी, क्योंकि वो उनको पूरा यकीन है कि कोरोना फ्रॉड है, कोई चीज ऐसी है ही। इसका मतलब यह है कि वो उनको बजाय इसके कि वो बिल आखिर जाके अस्पतालों में पहुंचे या घरों में चारपाइयों पे आके बीमार पड़े नजर आए, उनको डंडे के जोर पे आपको चाहिए था कि उनको उससे इम्प्लीमेंट करवाएं।
अब भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होते होते वक्त लगेगा। मसला ये है कि आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते। पुलिस जो है वो सड़कों पे कुछ थोड़ा बहुत काम कर रही है, मैंने कल का भी पढ़ा है कि वहां लाहौर वगैरह में किया गया है, लेकिन आपको बड़े वसी इलाके में करना है। क्या पुलिस हर जगह पे जाके गली कूचों में भी मौजूद हो सकती है? वो नहीं होगी। सो नेचुरली ये कहने को तुम कह सकते हैं कि जनाब अब आप सख्ती की जाएगी, लोगों से इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएगी, लेकिन 100% इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज और मशीनरी नहीं है। जिस टाइगर फोर्स की बात करते हैं, वो टाइगर फोर्स ना तो पहले नजर आई है ना अब नजर आएगी, और अगर कहीं है तो खुदा जाने वो क्या कर रही है, क्योंकि हमने तो उसकी वो कारगुजारी नहीं देखी। लिहाजा इम्प्लीमेंटेशन एक आसरा था, उस पर अब ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे हटके बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो बहुत जरूरी है, वो मोना ने जिस तरफ इशारा किया, उधर कतन कोई तवज्जो है ही नहीं। देखिए, हमारा जो सरकारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था मेडिकल केयर का, वो हमेशा इनएफिशिएंट भी है और कम भी है। उसको कभी मॉडर्नाइज नहीं किया गया, बहुत कम उसकी मॉडर्नाइजेशन है, उसकी एक्सपेंशन नहीं हुई। तो इसी वजह से फ्लरिश करते रहे ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बनते गए और इनका कारोबार चलता गया, चमकता गया। आज दुनिया वहां लाइनें लगी, लेकिन वहां वो 8,500 9,000 रुपए लेते हैं एक टेस्ट का। टेस्ट कराएगा कौन जाके वहां? बड़े कम लोग जाते हैं वहां पे, जो अफोर्ड करते हैं वही जाते हैं। सो नेचुरली अभी आज जो टेस्ट आपने किए हैं 24 घंटे के, वो 30,000 रोजाना वो बढ़ रहा है, ऑल्दो आपकी कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन ये कैपेसिटी इस्तेमाल तब हो अगर जाके लोगों को सस्ता मिले। क्यों नहीं गवर्नमेंट अपने इन्हीं इदारों को कह सकती कि भाई आप मुल्क में एक तबाही मची हुई है, आप आमदनी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर सरकारी टेस्ट जो है वो 2-3 हजार में हो सकता है, तो आप चाहे 500 रुपए ऊपर ले लें। क्यों नहीं ये हॉस्पिटल 3,000 में करके देता? जनरल साहब, कुछ ऐसी लैब्स भी हैं, जनरल साहब कुछ ऐसी लैब्स भी हैं जिन्हें एनडीएमए ने टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड की हैं, वो 2-2 हजार रुपए में भी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये एक फैसिलिटी भी हो सकती थी। ये तरीकाकार भी कुछ जगहों पे हो रहा है, पिंडी के अंदर मैंने देखा कई जगहों पे हो रहा है ऐसा। बात ये है कि सारी लेबोरेटरियों वो करने को तैयार नहीं। जब तक हुकूमत कोई इसके ऊपर ऑर्डिनेंस इशू ना करे, इनको पाबंद ना करे, या उनसे मुज़ाकरात करके कर लेते, सूबे कर लेते, क्योंकि जो सूबों के मातहत हैं ये सारे हॉस्पिटल जो सूबों से इजाजत लेते हैं, क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट है। तो वहां पे कहीं तो इन लोगों को पकड़ दकड़ होनी चाहिए थी। अभी मुझे कोई बता रहा था कि जो कराची के हॉस्पिटल है, साउथ सिटी और आगान वगैरह, ये 10-10, 11-11 हजार रुपया ले रहे हैं टेस्ट। तो कौन देगा जाकर? ये टेस्ट कोई कराएगा? सो मर्ज जो है उसकी तशखीस होना, टेस्ट इतना सस्ता होना चाहिए था कि जिसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाके करवा के देख ले। तो मर्ज को काबू करने का काम तो वहां शुरू हो सकता है। जबकि अब बहुत सारे लोग बेचारे जब वो बिल्कुल बदहाल हो जाते हैं, निढाल हो गए बीमारी से, तो फिर वो उठ के चल पड़ते हैं कि जी अब मुझे कोई अस्पताल में दाखिल कर। चले कम टू द पॉइंट साहब, ये कि आप ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं, प्राइम मिनिस्टर के आज की वार्निंग को हमें सिर्फ वार्निंग नहीं लेना चाहिए। अब चूंकि वो भी खुद भी उनको भी लग रहा है कि शायद अब हमें घबराना शुरू कर देना चाहिए, तो अब सख्ती होगी। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब बताइए कि सिर्फ महज एक वार्निंग है या होगा इस बार कुछ? नहीं, लाहौर के लॉकडाउन का फैसला हो गया है और कल एनसीओसी की मीटिंग है। मेरा ख्याल है उसमें को 1/3 ऑफ लाहौर जो है उसको लॉकडाउन किया जाएगा। और लाहौर के जो बाज़ार हैं बड़े बड़े, जिनमें अक्षरा, अनारकली और शादमान और बड़े बड़े जो बाज़ार हैं, जो कंजस्टेड लाहौर के रिवायती बाज़ार हैं, अंदरून शहर है ये सारा, जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों दुकानें हैं, हाल रोड है, दूसरे जो बड़े बाज़ार हैं, मेरा ख्याल है ये सारे बंद करने पड़ेंगे। और उसके बाद ही, और उसको बंद करने का आज फैसला हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट और बिलखुसूस उस्मान बुज़दार की टीम ने आज प्राइम मिनिस्टर से बड़ी कैटेगोरिकल बात की है। जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा जी इसके बगैर चल नहीं सकता, लाहौर बहुत अलार्मिंग हो गया है, हमें बंद करना पड़ेगा। ये अलग बात है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां थी, वो खुद ये ऐलान नहीं करना चाहते थे। मैंने आज बड़े एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये सिलेक्टिव लॉकडाउन और लॉकडाउन में क्या फ़र्क है? उसने कहा उतना ही फ़र्क है जितना डकैती और चोरी में है, दोनों सूरतों में माल तो चला ही जाता है। मैंने कहा नहीं ज़रा वजाहत से बताओ। उसने कहा उतना ही फ़र्क है जितना इश्क और मोहब्बत में फ़र्क है, दोनों सूरतों में। आप समझें, ये कोई, मेरा मतलब है नाम बदलने से चीज़ बदल जाती है। मेरा मतलब है आप पुरानी शराब नई बोतल में डाल लें, नई शराब पुरानी बोतल में डाल लें, पुरानी बात नई सिलेक्टिव कर लें, मुकम्मल कर लें। बात यह बंद करना पड़ेगा, फैसला हो गया बंद करने का। जहाँ जहाँ फैल रहा है वहाँ वहाँ बंद करना पड़ेगा, उसके अलावा हल ही नहीं था।
हाँ, कुताही कहाँ हुई है। आज प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मुझे मास्क नज़र आया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आज जब वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे उनके हाथ में मास्क था, अभी चेहरे पे नहीं था, मुझे उम्मीद है अगले 1-2 दिन में चेहरे पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि 50% वबा पर कंट्रोल हो जाएगा अगर लोग मास्क पहनना शुरू कर दें। भाई अगर आप इतना ज़रूरी इसको समझते हैं, आप कानून बनाएं, जो मास्क नहीं पहनेगा उसको ये सज़ा देंगे, इतना जुर्माना करेंगे। जिन मुल्कों ने हिजाब लागू किया है मुसलमान ममालिक ने, उन्होंने उसके लिए कानून बनाए, और जिन मगरबी ममालिक ने अपने मुल्क में हिजाब की पाबंदी लगाई कि कोई नहीं कर सकता, उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई कि कोई हिजाब नहीं कर सकता। हुकूमतें कानून से चलती हैं, आइन से चलती हैं। तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे ये पहली हुकूमत है जो मैंने चलती देखी है, जो ये समझती है मैंने तकरीर कर दी है, बात ख़त्म हो गया है। कोई ये निज़ाम है, आप मास्क लागू करना चाहते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग लागू करना चाहते हैं, आप कानून बनाएं। अब क्या होगा, आप कहते हैं मैं गरीब को बचाना चाहता हूँ, सारे इलाके तो गरीब के बंद होंगे, अमीरों के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तो नहीं बंद होंगे, ये जो ब्रांड्स की बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो बंद होंगी, गरीब की पान शॉप बंद होगी, छोटी मनियारी की दुकान बंद होगी, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। गरीब ही इसमें पिसेगा अब इस सेलेक्टिव लॉकडाउन में। लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को कानून साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि उन्होंने ये मुल्क कानून और आइन के तहत चलाना है। ठीक है, मतलब वार्निंग, धमकियां उस वक्त ही कामयाब होती दिखाई देंगी जब दिए गए एसओपीज पर कोई कानून साजी की जाएगी और उन्हें सख्ती से उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी जब कानून बनेगा तो खुद ही अमल हो जाएगा। चोरी की सजा है, लोगों को पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। आप कहें जिसने मास्क नहीं पहना वो 72 घंटे के लिए जेल जाएगा, लोग सुबह मास्क पहनना शुरू कर देंगे। आप कहें जो मास्क नहीं पहनेगा उसे 10,000 रुपए जुर्माना होगा। सब 500 रुपए का मास्क पहनने लगेंगे, ये 10,000 रुपए जुर्माना तो नहीं दिया जा सकता। सर मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, एनफोर्समेंट की बात है, जब सजा होती है डिटरेंस का तकरीर से तो अपना बच्चा नहीं पड़ता, डिटरेंस का डर होता है। आप इस्लामाबाद के अंदर देख लें, पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर है, दोनों बिल्कुल जुड़े हुए साथ साथ शहर हैं। पिंडी के अंदर कोई बाइक सवार जो है वो हेलमेट यूज नहीं करता, कार सवार जो है वो सीट बेल्ट कम पहनते, चूंकि वहाँ जुर्माना नहीं होता, चालान नहीं होते, वहाँ की पुलिस इतनी सख्ती नहीं करती। वही लोग जब फैजाबाद से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो फौरन बाइक वाला हेलमेट पहन लेगा और गाड़ी वाला जो है फौरन से सीट बेल्ट पहनेगा, सबसे पहला काम करेगा। पता है कि यहाँ चालान होना है, यहाँ सजा होनी है। तो वो यहाँ पर ही बात है कि जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक कोई नहीं करेगा। ठीक है, रियासत को अपने रेट कायम करनी होगी, वरना ये सूरत हाल हाथों से बाहर चली जाएगी। इस वबा से निपटने के लिए हुकूमत, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि क्या हुकूमत ने कोई कानून बनाया इस वबा से निपटने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अगर ये कोरोना मरता होता तो अब तक तो दफन हो जाता। चलें ठीक है, मुजम्मिल सरवर साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घुसपैठ किए जाने वाले माली बजट 2020 के हवाले से, जिस पर ऑपोजिशन की जानिब से तो रवायती जुमला सामने आया है कि हमने इस बजट को मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये अवाम दुश्मन बजट है। लेकिन जो माहिरीन मुआशियात हैं और दीगर कारोबारी तबका है, ताजर हजरात हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी इसे अक्सर तौर पर मुस्तरद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्रियल स्टेट हो, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, जितने भी तमाम अहम पिलर्स हैं इस हुकूमत की मईशत का पहिया चलाने वाले, वो ये कह रहे हैं कहीं से भी हमें उस तरह से रिलीफ, फोकस रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि हम जाकर इन्वेस्टमेंट कर लें। लिहाजा वफाकी बजट में सबसे बड़ा एतराज फोकस ना होना। क्या ये एतराज दुरुस्त है? बोना आपसे आगाज कर रही हूं, बताइएगा। कहा गया बड़ा डी फोकस सा बजट था, कहीं से पता नहीं चल रहा था कि हाँ इस डिपार्टमेंट को कोई ना कोई रिलीफ दिया गया है या यहाँ पर हम कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देख रहे हैं, ऐसा ही है? मुझे लगता है कोई रिलीफ देने की पोजीशन है नहीं इस वक्त सरयाब, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त जितना इनका खसारा है, आप ये भी देख लें कि फॉरेन जो कोई डेट रीपेमेंट है, जो हमारे बैरून कर्जे लिए हुए हैं, हमारे बैरूनी कर्जे, उनकी कोई रीपेमेंट भी नहीं होनी। किसी भी लोन को हमने इस साल रीपे इस फिस्कल में नहीं करना, तो जगह नहीं है। ये बात साफ साफ सी है, जिस वजह से ना सैलरीज बढ़ी हैं ना पेंशन्स बढ़ी हैं। मैं फिर एक दफा दोहराऊंगी कि ये बहुत जुल्म है, ये बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अगर वो चीज भी ना हुई, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ कि अगर वो चीज भी नहीं हुई और अगर किसी को कोई टैक्स के हवाले से छूट मिल जाती, जैसे कि ये जो टेक्सटाइल वाले हैं ये बड़े अरसे से कह रहे हैं हमें जीरो रेटेड कर दें, हमारी जीरो रेटेड रिजीम वापस कर दें,
तो इनके रिफंड का भी मसला है, वो अमूमन हुकूमत के पास फंसा रहता है क्योंकि वो थोड़ा सा अपने टैक्स को बढ़ा के दिखाते हैं अगर रिफंड अपने पास जमा कर ले तो इसलिए वो लोग उनके रिफंड के पैसे रिलीज नहीं करते, जो कि एक्सपोर्टर्स का हक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जीरो रेटेड करने में तो आपका मुझे लगता है कि इस वक्त कोई गुंजाइश हमारे पास इस वक्त नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकती है कि उनका जो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको कम कर दे, गैस बिजली के निर्ख कम कर दे, ना सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए लेकिन इसके अलावा कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए भी ये चीज जरूर हो सकती थी। लेकिन इसके अलावा ये जो डीफोकस्ड बजट के इल्जामात हैं, मैं नहीं समझती ये ठीक है। हेल्थ के हवाले से अच्छा फोकस नजर आया है क्योंकि कोविड के सिलसिले में हेल्थ पर ही फोकस होना चाहिए। 130% तक हेल्थ का बजट बढ़ाया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी क्योंकि ये 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये सूबों को फिर पैसे मुख्तस किए जाएंगे। फिर देखना ये होगा कि क्या बजट लैप्स तो नहीं हो गया। आपने देखा होगा सूबों में ये रूटीन मामला है कि बजट लैप्स हो जाता है। वफाक में भी बजट लैप्स हो जाता है, जो कुछ सेंटर ने अपने पास रखा होता है हेल्थ केयर का बजट। तो बात यह है कि अब इसकी मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी होगी। फिर एक ये भी तनकीद आ रही थी कि जी तालीम पे बजट क्योंकि बढ़ाया नहीं गया और तालीम का बजट खासा कम है। मुझे सिर्फ ये पता है कि इस वक्त तो सारी हमने जो एजुकेशन है अब ऑनलाइन ही करनी है। तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन करनी है तो मेरे अपने एस्टिमेट के हिसाब से उसकी गालिबन जो बजटरी एस्टिमेट आता है वो कम हो जाता है कि अगर आपने स्कूल्स नहीं करने, स्कूल्स कॉलेजेस को आपने उस तरह से प्रैक्टिकली आपने फाइनेंस नहीं करना, लेकिन आपने दीगर जो लोग हैं या बच्चे हैं, तमाम तलबा हैं, उनको घरों में आपने इंश्योर करना है कि वो आईटी के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपने तालीम का हुसूल करें। तो ये भी बात ठीक है, ये भी सही स्ट्रैटेजी है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं नजर आ रहा। अब बात यह है कि ऑपोजिशन ने पिछले साल भी आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की थी और हमेशा की तरह ये बजट मुस्तरद किया था। तो बात यह है कि फिर भी बजट आपको याद होगा कौमी असेंबली से बासानी पास हो गया था। जब बजट के ऊपर वोटिंग होनी होती थी तो अपोजिशन वहां असेंबली के इजलास से गैर मौजूद नजर आती थी और बासानी बजट असेंबली से पास हो गया। तो ये बात इस दफा भी अगर देखने में आएगी तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन तनकीद कर रही है वो सिर्फ कहने की तनकीद है, फैक्चुअली स्पीकिंग वो उसको रोक नहीं रहे हैं। और अगर सिर्फ एक बात, अगर वो किसी टैक्स छूट किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते, किसी एक सेक्टर को दे देते, इस हालात में जब उन्होंने सैलरीज और पेंशन्स दूसरी मर्तबा नहीं बढ़ाई हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा जुल्म होता। क्योंकि आपने एक दफा फिर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ पर बड़ी मछलियां हैं, फिर आपने उनको नवाज दिया, लेकिन जो आपके आम लोग हैं उनके ऊपर जो आप एक बर्डन लादे जा रहे हैं वो आपने लाद दिया। तो मुझे लगता है वो ज्यादा अनफेयर होता। लगारी साहब, डी फोकस था कल का बजट। देखें, एक बात भी ये है कि लोगों को तवक्को तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। लोग समझ रहे थे कि एक जो रियलिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट कम से कम जानती तो ज़रूर है और उन रियलिटीज़ को पेश नज़र रख कर ही बजट बनाया जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों से रिमिटेंसेस वसूल करेंगे और वो 21 अरब 10 करोड़ का उन्होंने टारगेट, डॉलर का टारगेट रखा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना एम्बिशियस होकर जो इन्होंने टारगेट्स रखे हैं, इन टारगेट्स को कौन आकर अचीव करेगा। मैं रोज़ाना फ़ोन रिसीव करता हूँ सऊदी अरब से, दुबई से, अरब ममालिक से, कतर से, कुवैत से, दीगर जगहों से और यूरोप के बहुत से मुल्कों से लोग रो रहे हैं। सऊदी अरब से एक शख्स ने कहा कि भाई हम क्या करें, 3 महीने से हम लोग घर के अंदर बंद हैं, हमारे पास घरों का किराया देने के लिए नहीं है, मालिक मकान हमें निकल जाने को कह रहा है, हम वापस नहीं आ सकते। वापसी का किराया 800 रियाल हुआ करता था, अब 2100-2200 रियाल हो गया है, वो हमारे पास नहीं है। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम एक वक्त के खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। जो लोग इस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उनसे 21 अरब डॉलर कैसे लेंगे, कहां से लेकर आएंगे? ये आपके टारगेट्स हैं रिमिटेंसेस के, और इसके अलावा आपने बजट टारगेट्स जो रखे हैं उनको कैसे अचीव करेंगे, गैप कैसे फिल करेंगे? आपके जो साबका टारगेट्स थे पिछले साल के, वो बुरी तरह से फेल हुए थे, वो यकीनन इस साल भी फेल होंगे। आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। फिर आपने 2 मेन सेक्टर्स जो हैं, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, उसकी तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है। आप उनको भर रहे हैं जो पहले से भरे हुए हैं। आपने चीनी वालों के लिए इतने ज्यादा मराहत रखी, एक तरफ उनको ग्रोअर्स की जो वो हजामत करते हैं, जिस तरह से वो ग्रोअर को तंग करते हैं, आपने उसका अंदाजा नहीं लगा। क्रशिंग सीजन होता है,
सितंबर से नहीं शुरू करते, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाकर क्रशिंग सीजन शुरू करते हैं। फिर उसके बाद गन्ना अपनी मर्जी से खरीदते हैं, चीनी की कीमत अपनी मर्जी से मुकर्रर करते हैं, हुकूमत अलग सब्सिडी देती है और उनको घर भर देती है उनका। आटे का अलग से एक और स्कैंडल होता है, वो आपकी जेब में होता है, आप खुद करते हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं, महंगाई का तूफान आ जाता है, आप लोगों की जेबों पर ये करते हैं। ऐसा कहाँ हुआ है कि दुनिया के किस मुल्क में ऐसा क्राइसिस है कि जनाब लोगों के पास जखीरा करने की जगह नहीं है, और आपके पास भी यही सूरत है, मगर आपके पास तेल का क्राइसिस है, पेट्रोल का क्राइसिस है, मिल नहीं रहा है आपके पास, और आप जो है उनके ऊपर 50 लाख के जुर्माने करके हमें तालियां बजाने को कह रहे हैं कि शाबाश ताली बजाओ, हुकूमत ने 50 लाख रुपए कंपनियों पर जुर्माना कर दिया है। तो भाई ये क्या है? किसी आदमी पर किया गया है, कंपनी पर किया गया है? इतनी बड़ी कंपनियां और इतना उन्होंने लूट मार मचाई है। जब कीमतें बढ़ती थी, जब 117 तक पहुंच गई थी, ठीक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन पर पहले हुकूमत ने आशीर्वाद थी उन्हीं को दोबारा से भर दिया गया, अवाम के बारे में नहीं सोचा गया, और लिहाजा ये जो एतराज़ात सामने आए आपकी नज़र में वो एतराज़ात किसी हद तक जायज़ है। जल्लल साहब, आपकी ओपिनियन क्या इस बारे में? ये जो ये रवायती बयानात हैं कि अच्छा नहीं था, बिजनेस फ्रेंडली नहीं था, या वाकई डिफोकस था कल का बजट? देखिए, मैं बाज पार्लियामेंटेरियंस का इंटरव्यू सुन रहा था, बाज टीवी चैनल्स के लोग जो हैं वो जाके तो बाहर उनको कांटेक्ट करते हैं। अक्सर लोग जिनसे पूछा उन्होंने बजट पढ़ के नहीं देखा, और बजट की किताबें इतनी वो अंदर ही फेंक आए हुए थे कि जी इनको कौन उठा के लेके जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एतराजात होते हैं इनमें बहुत दफा ये देखा गया कि इनमें वजन नहीं होता, लेकिन चूंकि आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, आपकी लीडरशिप ने कहा कि भाई इनको हमने जिज करना है, एतराज करना है, ये तो वो कोई ना कोई शोर मचाने के लिए आप बात करना शुरू कर दे, तो बाद एतराजात दुरुस्त नहीं होना। ये चाहिए कि जब भी आप बात करें वो ऑब्जेक्टिव हो, वो आपका एतराज जो है उसकी रिलेशनशिप होनी चाहिए उन हालात से जो आज प्रिवेल कर रहे हैं। जो हुकूमत की आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, अगर वो आप ज़हन में ना रखें, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि बाहर से वर्कर अभी नज़ीर लगारी साहब भी बात कर रहे थे कि उनको टिकटें नहीं मिल रही, वो बाहर भूखे मर रहे हैं, लोग जो बाहर पाकिस्तानी एक्सपेक्टियर्ड से वहां पे उनको लाना है, वो जो आते जा रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी बनते जा रहे हैं। तो $16 बिलियन जो बाहर से रेमिटेंसेस थी वो निकल गई, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, आपकी बिजनेस नहीं चल रहा, टैक्स कलेक्शन भी यही लगारी साहब अभी फरमा रहे थे कि आपने टारगेट फिक्स कर दिया, पूरा नहीं होगा। ये वो दुख है उनका, तो कोई जिक्र नहीं कि भाई इकोनॉमी के साथ बीत क्या गई, आप इस मुल्क के साथ हो क्या गया है कोरोना की वजह से या उससे पहले। यही वो पार्लियामेंट थी जो आज एतराज कर रही है। इनके मुंह में जबान नहीं थी कि जब $95 बिलियन तक का कर्जा पिछली हुकूमत ने लिया, 95 बिलियन तक पहुंच गया, और आपकी जीडीपी का वो 76% बनता था, तो किसी को होश नहीं आई, पूछा नहीं कि उतारेगा कौन इसको। भाई कर्जे खाते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, इस हुकूमत को, इस मुल्क को, कौम को कर्जों पे पाल रहे हो और तालियां बजवा रहे हो, तो कल उतारेगा कौन? ये नहीं किया, और आज भी फोकस उधर नहीं है। तो इनको हुकूमत को कहते हैं कि फोकस नहीं, तो पार्लियामेंट में पूछा जाए जाके कि इस ऑपोजिशन का फोकस है उस पर? ये कहां की बातें कर रहे हैं? ये हकीकत की दुनिया में जिंदा नहीं है। तो पहली बात तो ये कि रिसोर्सेज को देख के बात करनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में मैंने नहीं देखा कि कोई करे, क्योंकि बजट पड़े ही नहीं। दूसरा इशू ये है कि हकूक की बात हम करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, फराइज भी तो कुछ आपके ऊपर हैं, उनका जिक्र कौन करेगा? फराइज ये है कि सारे टैक्स देते हैं ये। आज ताजर को आप फाइलर बनाने की कोशिश करें, सारा इस्लामाबाद और सारी शहर बंद हो जाएंगे और ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी होगी। जिन मुल्कों में टैक्स देते हैं वो टैक्स वाले टैक्स लेके उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम किया हुआ है, उसकी वजह ये कि सारे टैक्स देते हैं। यहां टैक्स देना, आप अगर आबादी के लिहाज से टैक्स देखें कि कितने लोग देते हैं, तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। ले दे के वही टैक्स बढ़ जाते हैं, जो दे रहे हैं वही फंस रहे हैं, उनसे दोबारा उनसे टैक्स और मजीद ले लिए जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि जब तक कौम अपना फर्ज नहीं समझती, इसका कोई हक नहीं बनता कि ये अपने हकूक के मुतालबात करे। और जब तक आप कर्जों से जान नहीं छुड़ाते, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अय्याशी करें। आपको उस वक्त अच्छी जिंदगी गुजारने का हक मिलता है जैसे लाहौर में, और आपने ऑरेंज ट्रेन चला दी, आपने लाहौर में, और आप देख लीजिए कि आपने वो मेट्रो बसें चला दी, सब कुछ बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये अपनी कमाई से होता तो ठीक था।
आपको कुछ फायदा पहुंचता तो इज्जत वकार भी आपका कायम रहता कि जनाब हमने अपनी जेब से ये क्रिएट करके दी है। कर्जा पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को किसी हद तक हमें मेगा प्रोजेक्ट दिखाई तो दिए कर्जे के साथ ही। कर्जा तो हुकूमत ने भी बहुत लिया, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर देखा नहीं है। नहीं जरिया, वो गलत बात है कि जब एक प्रोजेक्ट आपने मेगा लगा दिया, हर महीने 1 बिलियन रुपए आपको, साल का 12 बिलियन आपको सब्सिडी देनी पड़ती है, कर्जा उतर नहीं रहा। जब बसें आपकी खराब हो जाएंगी तो कौन ला के देगा? नहीं, कहां से आएंगी? हर प्रोजेक्ट जो है उसकी फिजिबिलिटी होती है, अगर वो आमदन देता है तो वो चल सकता है, अगर आमदन नहीं देता वो प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता। तो आप अपनी जेब से चलाते रहेंगे। जब ये बसें पुरानी होकर खटारा बन के परे पड़ गई तो कौन लाएगा नई बसें? कहां से आएंगी? कितने वो पैसे? फिर कर्जा लेंगे आप। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं चलते। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बनती है और उसको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बनाया जाता है ताकि आप कर्जा वापस कर सकें। बीआरटी भी स्टार्ट हुआ। जनरल साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे बढ़ने की मुझे इजाजत दीजिए। वो भी इन्हीं की नकल है। वो बीआरटी भी कर्जे पे बंद है। जनरल साहब, वो कौन उतारेगा? वो कौन उतारेगा कर्जा? पार्लियामेंट पूछे इनसे। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जरा आप बताइए, ये डिफोकस बजट था कल का या ठीक था? मतलब कोरोना को देख के बनाया गया तो सेहत के शोबे में हमने देखा बहुत कुछ दिया गया। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है इमरान खान साहब की, ये तारीख की सबसे बड़ी हुकूमत है। आप काबीना का हुजम देख लें, आधी सेंचुरी, निसफ सेंचुरी से ज़्यादा काबीना है इस वक्त। वज़रा, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट और ये सब कुछ एक फ़ौज ज़फ़र मौज है। अगर मुल्क में माली बहरान था तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं छोटी काबीना के साथ मुल्क चलाऊँगा। अगर मुल्क में माली बहरान है तो हम 50 वजीर अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके साथ इतनी, उनके दफातर, गाड़ियाँ, पेट्रोल, तनख्वाहें हम अफोर्ड कर सकते हैं। इमरान खान साहब को कहना चाहिए था कि इस वक्त कोरोना आ गया है, इस साल तो मैं बिल्कुल ही टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो गया हूँ, पिछले साल भी नाकाम हुआ था, लेकिन चलें इस साल तो उससे ज़्यादा नाकाम हो गया हूँ, लिहाजा मैं अपनी आधी काबीना ख़त्म कर रहा हूँ, वो छोटी कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को ऐलान करना चाहिए था कि जी इस वक्त मुल्क में बहुत माली बहरान है, ये जितने मेरे वजीर हैं ये सब करोड़पति, अरबपति और करोड़ों रुपए का इलेक्शन लड़के आते हैं, मैंने इनकी तनख्वाहें और मराहत ख़त्म कर दी हैं। फिर मुझे समझ आती कि यार गरीब सरकारी मुलाजिम को भी नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, उनकी मराहत, उनके एयर टिकट्स, अभी सेनेट में एयर टिकट्स का इजाफा हुआ है, मराहत का इजाफा हुआ है, ये जितने पार्लियामेंटेरियंस को कोरोना हो रहा है ये मेरे टैक्स के पैसों से इनका इलाज हो रहा है। बात ये है कि आपने एक तरफ, मैं हुकूमत का मिजाज देखता हूँ, बहुत बड़ी काबीना, 50 लोगों की काबीना, ज़फ़र मौज, इतनी बड़ी काबीना अमेरिका की भी नहीं है, बरतानिया की भी नहीं है, हिंदुस्तान की भी नहीं है, जितनी बड़ी काबीना के साथ इमरान खान साहब ये हुकूमत चला रहे हैं, कितनी शानदार चला रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी बड़ी गरीब पे बहुत नहीं होना चाहिए, तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए, पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए। भाई उनकी, मुझे ख़त्म कर देते उनकी मराद, मुझे समझ आती कि हुकूमत ने अपना पेट काटा है, उसके बाद वो मेरे से भी कुर्बानी मांग रही है। लेकिन जब खुद खसूसी फ़्लाइट्स चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर कमर्शियल फ़्लाइट से आते हैं लाहौर, आप मेरी बात सुनें, पहले तो बड़ी बात की गई थी सादगी से, आज वो इस्लामाबाद से लाहौर कमर्शियल फ़्लाइट पे आए हैं। बात यह है कि उनके साथ कितने वज़ीर आज इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं जो ये मीटिंग करने के लिए, वर्चुअल पे भी हो सकती थी, कितनी कॉस्ट की है उसने। बात यह है कि तनकीद करना बहुत आसान है, बात यह है कि हम कह सकते हैं बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स गलत लगे हैं, पिछले दौर में 10,000 मेगावाट बिजली का मंसूबे लगे हैं, सारे गलत लगे हैं। यहाँ पहले 16 घंटे लोड शेडिंग थी, आज 24 घंटे होनी चाहिए थी। जैसे मुशर्रफ ने अपने दौर में 1 मेगावाट बिजली का प्लांट नहीं लगाया, इन्हें भी नहीं लगाना चाहिए था, आज उनके जुर्म में जेलें भुगत रहे हैं, इनको नहीं लगाना चाहिए था। मुल्क में लोड शेडिंग चल रही थी, चलते रहने देते। इस मुल्क में जिसने मुल्क की खिदमत की है, चाहे भुट्टो हो, चाहे बेनजीर हो, जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोग चिढ़ जाएंगे। सवाल ये कि हमने उनको निशाने इबरत बनाया है और फिर ऐसी हुकूमतें आई हैं। चलिए ठीक है, पॉइंट आपका आगे डिफोकस आपको नजर आई, आगे बढ़ती हूँ। समर आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा कल का जो बजट था कि आपको लगा कि किसी एक सेक्टर को जरा नवाजा गया हो या चलो वहां पे कुछ पॉजिटिव चेंज हमें दिखाई दे? ज़रिया हुकूमत का ये दावा कि ये अवाम दोस्त बजट है ये भी गलत है, अपोजिशन का ये दावा कि ये अवाम दुश्मन बजट है ये भी गलत है। अच्छा, दोनों के दावे गलत हैं। अब जो आपने बात की नवाजा किसे गया है, यकीनी तौर पर उमरा को, बड़े बड़े कारोबारी हजरात को नवाजा गया है। इसमें 1200 अरब की फिर टैक्स छूट जो है वो मजीद दी गई है लोगों को, टैक्स एग्जम्पशंस ये नहीं देनी चाहिए, चूँकि ये पैसा नीचे आम बंदे को आप क्यों देते हैं कि इनका कारोबार जो है शायद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी, आपने जितने भी इनको दिए पैकेजेस दिए
उसके अलावा फिर ये होता है कि निचले लेवल पे जो वर्कर्स हैं, आम आदमी तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा जो वो भी नहीं पहुंचा, इनके मज़ीद सनतें भी नहीं लग सकी। तो ये आप एग्जम्पशंस दे रहे हैं, पैकेजेस दे रहे हैं, फ़ायदे दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं, कोई फ़ायदा इसका नहीं हो रहा। आप आम आदमी को इसकी मराद दें। अब दूसरा जो यहाँ पे बात हुई, आपने कहा फोकस ज़रिया बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आप किसी एक शोबे पे फोकस करते नज़र आए। आप सनत की बात करें तो सनती पॉलिसी अभी तक हमें कोई वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या, और क्यों फ़र्क आपको क्यों नज़र आ रहा है। आप मुल्की मईशत जो है वो आम आदमी उसे क्यों इतना ज़्यादा, हर कोई आपको मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है कि जो लोग बैठ के मुल्की मईशत को चला रहे हैं उनका पाकिस्तान के आम आदमी के हालात को वो समझते ही नहीं हैं कि वो क्या हैं। नॉन इलेक्टेड लोग बैठे यहाँ पे, हफीज़ शेख साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात को ही नहीं समझते, एक आम आदमी के मसले को ही नहीं समझते कि आम आदमी इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहा है। वो बाहर से आके यहाँ पे बैठ के वो मुआशी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। फिर उनके साथ रज़ाक दाऊद साहब हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े सनतकार हैं। एक आम आदमी का मसला, छोटे जो कारोबार हैं, SMEs हैं, उनके मसाइल को वो भी नहीं समझते। वो बड़े कारोबार, बड़े बिजनेसेस को समझते हैं। वो समझते हैं कि यही इन्हीं को मराहत मिलनी चाहिए। आम छोटे कारोबार को वो बिल्कुल उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ वो कोई क्लियर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें गवर्नमेंट की नज़र नहीं आ रही। दूसरा आप देख लें, ज़राअत की पॉलिसी देख लें। मुल्क की 23% तकरीबन आपका जो GDP है वो ज़राअत का उसमें एक कंट्रीब्यूशन है। तो आपकी ज़राअत जो है उसमें भी आपका हमें फोकस कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस तरह आपने 10 अरब रुपये आपने रख दिए हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें ज़राअत का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपकी मईशत के अंदर, और कोई पॉलिसी अभी तक आपको वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। ज़राअत के अंदर भी जब मैं आप बात करता हूँ, इस दफ़ा इनका टारगेट से कम है। जो इनका ज़री टारगेट था वो पूरा नहीं हो सका, 3.5 का था। क्यों पूरा नहीं हुआ? अब ये ब्लेम करना सारा कोरोना को, कोरोना ने तो आपकी ज़राअत को मुतासिर नहीं किया ना, और लोकस्ट ने भी नहीं किया। ये जो टिड्डी दल पे डाला जा रहा है, लोकस्ट ने भी अभी तक हमारी ज़राअत को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। आपकी गंदम की जो रबी की जो फसलें हैं, गंदम में आपकी बम्पर क्रॉप हुई है। चने की फसल आपकी पंजाब की फूड बास्केट में होती है, वो भी फसल आपकी ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई। टिड्डी दल आपका निकल गया। हाँ, अब आगे खतरा है कि आपकी खरीफ की फसलें हैं वो मुतासिर हो सकती हैं, जो लोकल लेवल पे इस वक्त ब्रीडिंग हो रही है। तो फोकस नज़र नहीं आ रहा आपके किसी एक चीज़ के हवाले से। देखें आम आदमी जो है वो मुतमईन नजर नहीं आ रहा। जो आपके इसीलिए जिससे बात कर रहे हैं, अपोजिशन ने तो बात करनी, और जो बात जनरल साहब कर रहे थे, कर्जों के हवाले से जो जनरल साहब बात कर रहे थे, वो इस हुकूमत ने भी पिछली हुकूमत के मुसावी कर्जा 2 सालों में ले लिया है। उस वक्त तो चले कुछ बना हुआ नजर आ रहा है, कुछ लगा हुआ नजर आ रहा है। इस हुकूमत में तो आपको कुछ बना हुआ नजर भी नहीं आ रहा। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं कर सकी, और कर्जा जो है वो पिछली हुकूमत के मुसावी इन्होंने भी ले लिया। बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया कल के बजट में, और 2 चीजें मजीद और नजरअंदाज हुई, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स की पेंशन थी। उस पर किस तरह के एतराज़ात सामने आ रहे हैं, और क्या ये जो हुआ ये बिल्कुल ठीक हुआ? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के हवाले से, जिनमें इजाफा नहीं हुआ, और साथ ही साथ वो पेंशनर्स भी कि जिन्हें पेंशन मिलती है लेकिन माहाना जो मिलने वाली पेंशन है वो उसमें उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो मिलने वाली एक आम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह है उससे किसी हद तक बहुत कम नज़र आती है। तो ऐसे में हमने ये भी देखा है कि ना सिर्फ अपोजिशन तो उसको तनकीद का निशाना बनी है, बल्कि हुकूमत के कुछ अपने लोग भी इस पर तनकीद का निशाना, इसको तनकीद करते हुए दिखाई दिए। और हम ये भी आपको बता दें कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट उन्होंने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया, साथ ही साथ पंजाब असम्बली के ऐवान से भी इस पर क्रिटिसिज्म सामने आया है। लेकिन बहरहाल जो विफाकी बजट में हमने देखा है कि किस तरह से इसको नज़रअंदाज किया गया। तो तनख्वाहें ना बढ़ना एक ज्यादती, लेकिन पेंशनर्स को रिलीफ ना मिलना, क्या ये गुनाह के मुतरादिफ है? जनरल साहब, आप चूंकि खुद एक सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं तो आपको बेहतर पता है कि एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कितनी होती है, और एक सर्टेन एज पर जाके जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो किस ग्रेड से लेकर किस ग्रेड तक पेंशन का जो वो है मार्जिन रखा जाता है। तो कैसा लगा आपको कल जब एक बार से तनख्वाहें फिर से नहीं बढ़ी, तकरीबन दूसरा साल है, और पेंशनर्स को भी इसमें रिलीफ नहीं मिला? देखिए जरियाब, मैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो हमारी है, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। और मुझे सुबह से लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं कि जनाब पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो हम क्या करें, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बात यह है कि हर शख्स जो है उसके हालात एक जैसे नहीं। जो लो लेवल के लोग हैं उनकी पेंशन बहुत कम है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें कम थी, और तनख्वाह की एक परसेंटेज होती है जो पेंशन मिलती है। मैं ग्रेड 22 से रिटायर हुआ
अल्लाह का शुक्र है कि पेंशन जो है वो इतनी है कि हम अपना वक्त गुजार सकते हैं। तो ये कम से कम सोचना चाहिए था कि अगर आप ये एक असूल सब पे यूं लागू कर दें तो जो नीचे का तबका है उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब भी सोचना चाहिए कि ग्रेड 16 तक के लोग जो हैं उनको कम से कम कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी। मैं सुबह से टेलीफोन जो लोगों के वसूल कर रहा हूँ वो यही जो कम हमारे जूनियर रैंक के जो लोग हैं उनके हालात खराब हैं, वो बेचारे परेशान हैं। उनको ये अंदाजा या समझ नहीं है कि हुकूमत की मुश्किलात क्या है, रिसोर्सेज क्या है। मेरे बड़ा एक्सप्लेन करने के बावजूद वो समझने से कासर थे, क्योंकि एक आदमी के हालात अगर इतने कमजोर हैं और उसकी पेंशन है इतनी थोड़ी कि वो उसमें अपना वक्त दो वक्त की रोटी नहीं चला सकता, तो वो बेचारा क्या करे। सो मेरा ख्याल है कि ये एक नेकी का काम भी होगा और फलाही काम भी होगा अगर हुकूमत कुछ न कुछ रिसोर्सेज पैदा करके, तो ये जो लोअर तबका है ग्रेड 16 तक का, उनको कम से कम, ठीक है ग्रेड 16 से ऊपर ना दे, अच्छा। उनको रिलीफ जो उनकी ना बढ़ाएं पेंशन, लेकिन जो नीचे लेवल के लोग हैं उनका बढ़ा दें, क्योंकि उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा होंगे उनकी पेंशन, क्योंकि तनख्वाहें उनकी इतनी नहीं होती, तो पेंशन जो उसी की परसेंटेज होती है वो फिर इतना ज्यादा उनके पास मार्जिन रहता नहीं। महंगाई बड़ी है, हुकूमत ने नोट छापे हैं पहले भी, अब भी मेरा ख्याल है छपेंगे, अफरात-ए-ज़र होगी और चीजें महंगी हो जाएंगी, तो ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है ग्रेड 16 तक का मैं लाजमन चाहूंगा कि उसमें लोगों को रिलीफ दे दिया जाए तो बेहतर हो। ठीक है, ग्रेड 16 तक के मुलाजिमीन को अगर रिलीफ दे दिया जाता तो ये किसी हद तक बेहतर होता। बहरहाल हुकूमत ने अभी भी देखना है कि सितंबर तक जाकर अगर मौसमी हालात कुछ संभलते हैं तो हो सकता है कि तनख्वाहों में इजाफा या पेंशनर्स की पेंशन जो है वो बढ़ सके। लगारी साहब, ये जो इतराज़ात हैं कि तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ी, आप समझते हैं गुनाह के मुतरादिफ? इस सेक्टर को तो आपने बिल्कुल इग्नोर किया ना, हुकूमत ने इसको देख पेशे नज़र ही नहीं रखा है कि जिन लोगों ने इस सिस्टम को लेकर चले हैं और चलाते रहे हैं, वो क्लर्क जो 5वें ग्रेड में थे या 7वें ग्रेड में रिटायर हुए या 11वें ग्रेड में रिटायर हुए या 14वें ग्रेड में रिटायर हुए, ये जो टीचर थे, प्राइमरी टीचर थे, वो बेचारे इसी 5वें 7वें 8वें 11वें ग्रेड में रिटायर हुए। इसी तरह से जो दीगर सर्विसेज में लोग थे, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से में लोग थे, जिन लोगों ने जिंदगी भर अपनी लगा दी, वो एक कुर्सी पर आए थे और एक मेज के ऊपर आकर बैठे और वहीं से रिटायर होकर चले गए, और उनके पास कोई और वसीला नहीं था। उनके पास अब बच्चे, जाहिर है उनका पूरे अखराजात भी होंगे, उनकी फैमिली भी होगी, उनके अहलो अयाल भी होंगे, और आप अगर उनको महाना दे रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000, अगर उसमें 2-3 हज़ार का, 4-5 हज़ार का आप इजाफा कर देते तो जाहिर है आपके लिए एक ऐसा काम था कि जो आप उन लोगों को देते जिन लोगों ने आपके सिस्टम को चलाया हुआ था। आपका सिस्टम तो वैसे भी अब इस काबिल नहीं रहा है कि उसको ज़्यादा देर चलाया जा सके। आपको सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां लाना होंगी, लेकिन जिन लोगों का सारा तकिया ही इन चंद हज़ार रुपए पर था, आपने वही उनके नहीं दिए हैं, तो ये ज्यादती है, सख्त ज्यादती है। समर, ये हुई ज्यादती सरकारी मुलाजमीन के साथ पेंशन्स के हवाले से भी और तनख्वाहों में इजाफा ना होने के बाइस भी। देखिए ज़रा, अब जहाँ तक मामला है सरकारी मुलाजमीन का जो इस वक्त हाजिर सर्विस है, मेरे ख्याल से वो फिर सह लेंगे मुश्किलात को, चूँकि जब आप जॉब में होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो आपको कुछ दीगर मराहत मिल रही होती है, TADA हो गए, बाकी आपको हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, आपका गुजारा चल जाता है, आपको हाउस रेंट मिल रहा होता है, तो गुजारा आपका चल जाता है। लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल से मुश्किलात उनकी बढ़ जाएंगी। तो जिस तरह जनरल साहब ने बात की, बड़ी प्यारी तजवीज़ है कि आप ग्रेड 16 से नीचे के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, मैं हाजिर सर्विस की बात नहीं कर रहा, आप मुलाजमीन की तनख्वाहों में ना करें इजाफा। जो पेंशनर्स हैं जो ग्रेड 16 से कम के ग्रेड्स पे रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन वाकई में बहुत कम है और उनका गुजारा बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मुश्किलात बड़ी हैं, और अगर कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पेंशन पे गुजारा नहीं होता तो वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं किसी प्राइवेटली, आज वो चीज़ें भी सारी बंद हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं आएगा गवर्नमेंट का,
ग्रेड 16 से कम के जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन में थोड़ा बहुत अगर इजाफा कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर होगा। बाकी ओवरऑल जिस तरह से ये कोरोना बजट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, या ओवरऑल ये चीज पहले नजर आ रही थी कि ये मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए मुल्क की मईशत को रन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये छोटे लेवल पे करना चाहिए पेंशनर्स के लिए। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू समर, मेरे पास मुख्तसर सा वक्त है। मोना आपकी तरफ आऊंगी विद इन 60 सेकेंड। रुपए की कदर गिरी, महंगाई बढ़ी, पेंशन में गुजर बसर नामुमकिन हो चुका है। आप समझती हैं कि ये वाकई एक गुनाह है इन लोगों के साथ जो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत जुल्म है। कल भी मैंने इसकी निशानदेही आपके साथ ही की थी और थोड़ा सा ये बात जरूर आपने जो इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट किया है, मैं खुद भी यही करना चाह रही थी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है 2020 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो रिकॉर्ड हुई है वो जनवरी के महीने में 14.9.5 पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई है और बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। इन्फ्लेशन 6% का इन्होंने टारगेट रखा है। ये बात बाकी हमारे दोस्त कर रहे थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दोहराई क्योंकि कल आपके साथ ऑलरेडी ये बात हो चुकी थी। सारे टारगेट्स बहुत ही अनअचीवेबल लगते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट्स हैं। 6% आप इन्फ्लेशन कहां से लेके आएंगे? 7.13 ट्रिलियन का आपका बजट है। के साथ पॉइंट आपको आ गया। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैंने इसे शुरू में भी कहा था। मुजम्मिल सरोवर्दी साहब, वेरी क्विकली। देखिए, हुकूमतें जो है ना वो अपने माइंडसेट के मुताबिक चलती हैं और हम एक हुकूमत देखते हैं उसका एक माइंडसेट है, वो मेगा प्रोजेक्ट बनाती है। एक हुकूमत आती है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाती है। एक हुकूमत आती है वो बिजली महंगी करती है, टैक्स बढ़ाती है, ये करती है। ये माइंडसेट का काम है। इस गवर्नमेंट का ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है कि ये पब्लिक को रिलीफ दे। इस साल ये इनका तीसरा बजट है, अभी तक किसी को कोई रिलीफ इन्होंने दिया है? माइंडसेट ही नहीं है। मेरा मतलब है हमें उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि मुझे बुजुर्ग पेंशनर्स अब ये कहते हैं कि इस पेंशन के अंदर खाना पीना तो दूर की बात है, हम अपनी दवाइयाँ नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि आपने 300% दवाइयाँ पिछले ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। जब शीख साहब भी ये कह रहे थे कि सूद पर लिए गए कर्जे वापस ना देने होते तो एहसास प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर सकते थे। ये उन्होंने पॉइंट दिया जब उनसे सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन के हवाले से बात की गई। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।